हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो यहां पर वाटर की सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ये एक फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर बी है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। यहां पर भी वाटर की सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, वो आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर सी इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक फिजिकल चेंज ही हो रहा है, बिकॉज यहां पर सॉल्ट की मिक्सिंग हो रही है वाटर में, कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यह भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर डी इज कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कंबस्शन होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ये एक केमिकल चेंज है और ये हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज हमसे यही पूछा गया है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, इसे देखते हैं। अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर फॉर्म कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो अमोनिया है, यहां पर अमोनिया में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने डिस्प्लेस कर दिया है और यहां पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर दिया है, तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, यहां पर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है, रॉन्ग है। थर्ड इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? यस, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अमोनिया से जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है अमोनिया की। ऑन द अदर हैंड जो ऑक्सीजन है इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। क्या एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? नहीं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी एसिड एंड बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं, तो ये एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 है वो राइट ऑप्शन है। तो देखें यहां पर कहां है ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो यहां पर एक केमिकल इक्वेशन है, दैट इज एफी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो दिया गया है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो देखें क्या यहाँ पर आयरन मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है। आयरन मेटल जो है वो उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होकर के वो कन्वर्ट हो रहा है आयरन ऑक्साइड में, तो इसका मतलब क्या है, आयरन मेटल जो है इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर 2 है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखें क्या यहाँ पर वाटर की रिडक्शन हो रही है। वाटर जो है वो रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पर वाटर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यस, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर 2 भी राइट है। ऑप्शन नंबर 3 है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। नो, हमने देखा कि वाटर जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है और जो सब्सटेंसेस खुद रिड्यूस होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसीलिए यहां पर वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज वाटर खुद रिड्यूस होकर के एफी मेटल की ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 तीनों क्या है, राइट स्टेटमेंट्स हैं। तो देखें ये कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस।
तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है? अब एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं। और एक और टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। ऐसे प्रोसेसेस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है। तो यहां पर देखें कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। अगर आपको याद होगा तो ये हमने देखा था कि जो क्विकलाइम है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या करता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो रही है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। जब भी एसिड की डाइल्यूशन होती है तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसीलिए जो ऑप्शन सेकंड है वो भी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की इवेपोरेशन कैसे होती है? अगर हमने चाहते हैं कि वाटर इवेपोरेट करे तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें वहां पर जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी इवेपोरेशन जो है वाटर की वो फास्ट होगी। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फोर्थ ऑप्शन इज सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि कैम्फर के जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहां पर भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 है वही एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 बीकर्स लेबल्ड एज A, B and C each containing 25 ml of water were taken। तो यहां पर क्या किया गया है, हमने 3 बीकर्स लिए हैं A, B and C और तीनों में 25 ml पानी जो है वो डाल दिया है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एनहाइड्रस, जो बीकर ए है उसमें NaOH डाला गया है, बीकर बी में कॉपर सल्फेट डाला है हमने और बीकर सी में NaCl जो है उसको ऐड किया गया है। और ये करने पर हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे पास बीकर्स ए एंड बी हैं उनका जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और जो बीकर सी है उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। तो हमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए है इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। यहां पे बोला गया है कि जो बीकर्स ए एंड बी हैं उनमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। तो यस, यहाँ पे क्या हुआ है, बीकर ए एंड बी में टेम्परेचर जो है सॉल्यूशंस का वो इंक्रीज हो गया है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये राइट स्टेटमेंट है कि बीकर ए एंड बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है। ऑप्शन नंबर 3 है इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। जो बीकर सी है उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ है, नहीं, बीकर सी में क्या हुआ है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो यहाँ पर जो है हीट एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, तो इसीलिए ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। यस, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि बीकर सी जो है उसमें क्या हुआ है, उसमें हीट जो एनर्जी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो कम हुआ है, वहां पे हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की गई है, तो इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 जो है वो राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। Now question number 6. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो यहाँ पर ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, मैंने यहाँ पर इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखा है। तो इसे हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फेरस सल्फेट है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है, एसिडिफाइड, तो एसिडिफाइड डाला है तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें एसिड भी डाला है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, इसीलिए हम इसको एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी
यूज करते हैं। तो जो KMnO4 है ये सेल्फ इंडिकेटर है और KMnO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये क्या करता है, सामने वाले सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो बना Fe2SO4 थ्राइस, MnSO4, K2SO4 एंड वाटर। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखते हैं कैसे। जो KMnO4 है यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो हमें पता है ना कितनी होती है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 × 2 -8 हो गया, और जो पोटेशियम है उसके ऊपर +1 होगा तो यहाँ पर -8 +1 तो कितना हो गया -7। और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जो है इस कंपाउंड के ऊपर वो कितना है, 0 है, ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +7। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो +7 है, और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट में अगर देखें तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 हो गई, क्योंकि जो SO4 है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे +7 से मैग्नीज जो है वो +2 में चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो इसीलिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और इसने ऑक्सीडेशन की है किसकी, फेरस सल्फेट की। यहाँ पे फेरस सल्फेट को देखोगे तो यहाँ पर Fe के ऊपर +2 चार्ज है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में Fe जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, क्योंकि सल्फेट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसके ऊपर -2 चार्ज है। यहाँ पे 3 सल्फेट है तो 3 × 2 = 6, -6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये Fe है इसके 2 एटम्स हैं, तो इसीलिए -6 / 2 -3। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, Fe के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो Fe है वो +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। मतलब यहाँ पर Fe की क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो FeSO4 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और KMnO4 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, जो यहाँ पे क्या लिखा है, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। इसी रीजन की वजह से क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि KMnO4 क्या हो रहा है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये खत्म हो रहा है, और इसका नया यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज MnSO4, और ये फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है FeSO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस KMnO4। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर FeSO4 जो क्या कर रहा है, और FeSO4 की तो खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, वो क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। नो, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। देन ऑप्शन नंबर डी है KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट स्टेटमेंट होगी, दैट इज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। आपको ये ध्यान रखना है कि जो KMnO4 है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है विच अमंग द फॉलोइंग आर या इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है लेड प्लस कॉपर Cl2, जो PbCl2 प्लस कॉपर फॉर्म कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर 2 है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सल्फेट एंड जो क्लोरीन है इन्होंने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ पर दो आयंस का क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है हमारी वो राइट है। ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन प्लस O2 फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या हम बोल सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है CH4 प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये कंबस्शन रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, और यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो CH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये भी एक क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा सकता है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते इसको हम। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन 2 ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें दिया गया है सेकंड ऑप्शन ओनली, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which among the following statements are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray ड्यू टू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड है, इस सिल्वर क्लोराइड को अगर हम बहुत देर तक क्या करें, सनलाइट में रखें, तो ये क्या करता है, ये ग्रे कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमने देखा था कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज होकर के सिल्वर की फॉर्मेशन करता है एंड क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर जो ग्रे कलर आएगा वो आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का कलर ही क्या होता है, ग्रे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। और सेकेंड ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, ये गलत है। देन थर्ड ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की जब डिकम्पोजिशन होती है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, फर्स्ट इज सिल्वर एंड सेकेंड इज क्लोरीन गैस जो है उसकी एवोल्यूशन होती है। बट क्लोरीन गैस की वजह से जो है वो आपका ग्रे कलर का नहीं होता है, वहां पर सिल्वर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए जो है वो ग्रे कलर का जो है बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको वाटर के साथ जब उसका रिएक्शन हुआ तो उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया एंड हीट एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म करता है लाइम वाटर। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पे बताया गया है कि हीट एनर्जी जो है वो लिबरेट हो रही है, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगी, राइट स्टेटमेंट होगी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, या फिर फोर्थ स्टेटमेंट है pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। तो क्या होगा, pH मोर देन 7 होगा या लेस देन 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ है, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है और ये एक अल्केलाइन अर्थ मेटल है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमें पता है कि जो मेटल के जो ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के जो ये सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। तो इसीलिए यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पे लाइम वाटर जो फॉर्म किया है वो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। तो इसलिए जो बेसिक होते हैं उनका जो pH है वो कैसा होता है, मोर देन 7 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगी, राइट स्टेटमेंट होगी। तो देखते हैं ऐसी ऑप्शन जहां पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? तो क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट किया है अमोनियम सल्फेट के साथ, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है बेरियम सल्फेट की एंड अमोनियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेरियम का सल्फेट बन गया है, मतलब यहाँ पे सिंपली जो क्लोराइड है और जो सल्फेट आयंस है इनका आपस में एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन गया
और अमोनियम सल्फेट से अमोनियम क्लोराइड बन गया, तो आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ये बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है, ये क्या है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में यहाँ पे अपीयर होगा, इसकी प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसीलिए ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि वाटर की जो है वो हम वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है पास करवा रहे हैं, मतलब वाटर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो यहाँ पर जो वाटर है वो डिकम्पोज होकर के उसने क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है, इसका मोल रेशियो क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो इसीलिए इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल रेशियो कितना है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 मोल है, 1 मोल जो है वो बन रहा है। जब 2 मोल वाटर जो है वो डिकम्पोज होता है तो 2 मोल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के और 1 मोल बनता है ऑक्सीजन गैस का। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड, हमने बताया था कि जब भी हम एसिड्स की डाइल्यूशन करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो ये क्या है, ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देन ऑप्शन नंबर 2 है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो है जब उसकी सब्लिमेशन होगी, मतलब वो सॉलिड स्टेट से क्या करेगा, गैसियस स्टेट में जाएगा डायरेक्टली, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। देखो, जब वाटर वेपर्स हैं उनकी कंडेंसेशन कब होगी, जब वो अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी को लूज करेंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की इवेपोरेशन कब होगी, जब उसे हीट एनर्जी दी जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है, क्योंकि वहां पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और सेकेंड और फोर्थ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है, क्योंकि वहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। Now question number 13. In double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट के बीच में, तो लेड आयोडाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो आप कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो लेड नाइट्रेट की जगह यूज करोगे ताकि आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल सके लेड आयोडाइड के। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हमें चाहिए प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड और रिएक्टेंट में पोटेशियम आयोडाइड तो है, तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन लेड नाइट्रेट नहीं है। तो हमें अब क्या चाहिए, आयोडाइड तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें लेड चाहिए। तो लेड के लिए हमें कौन सा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें लेड हो। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट में लेड सल्फेट है, सेकंड में लेड एसीटेट है, सी ऑप्शन में अमोनियम नाइट्रेट है, डी ऑप्शन में पोटेशियम सल्फेट है। तो देखो ये लास्ट 2 ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेड नहीं है, ये लेड के कंपाउंड्स नहीं है, तो इनसे लेड आयंस जो है वो नहीं मिल सकती। ऑप्शन ए और बी से हमें लेड आयंस मिल सकती हैं। तो देखते हैं राइट कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लेड सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल है। अगर ये इनसॉल्युबल है तो मतलब ये भी हमें लेड आयंस नहीं दे सकता जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो लेड एसीटेट जो है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से हमें लेड
आयंस जो है वो मिल जाएंगी और लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट जो है लेड आयोडाइड के वो हमें मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको ऑयल का फ्रेश सैंपल जो है उसको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे? पहली ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि जो फैट एंड ऑयल है उसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये तो रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन में भी ऑक्सीजन है तो ये भी गलत होगा। फिर यहाँ पे दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। हीलियम तो ठीक है इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसकी प्रेजेंस में भी जो है वो सही से नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है हीलियम और नाइट्रोजन गैस। यस, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि हीलियम इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है एंड नाइट्रोजन जो है वो भी रिएक्ट नहीं करेगी, वो भी इनर्ट एटमॉस्फेयर देगी और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगी। तो हम यूज कर सकते हैं हीलियम और नाइट्रोजन गैसेस टू स्टोर फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. This is KClO3 जिसको हमने हीट किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हमें KCl एंड ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से इनके लिए कौन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुई है क्योंकि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं और हमने यहाँ पे हीट भी दी है, तो मतलब ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। यस, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो KClO3 है उसकी डिकम्पोजिशन हुई है और इसने दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं KCl एंड ऑक्सीजन, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट एनर्जी यूज हुई है तो इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। देन सेकंड इज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है ना कि सिंगल प्रोडक्ट। देन ऑप्शन नंबर सी इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। नहीं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, हीट एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। नहीं, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं है क्योंकि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, उसमें सनलाइट का यूज होता है, यहाँ पे हीट यूज हो रही है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। एंड इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नहीं, एक्सोथर्मिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, वहां पर हीट एनर्जी का रिलीज होता है, बट यहाँ पर क्या हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। तो हमें देखना है कि इसमें से केमिकल रिएक्शन किसमें हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर रहे हैं हाई प्रेशर में, तो ये कोई भी क्या है, इसमें कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैस की लिक्विफेक्शन कर रहे हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये भी एक फिजिकल चेंज है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन। अगर हम पेट्रोल को चाइना डिश में रखेंगे ओपन में तो उसकी सिर्फ इवेपोरेशन होगी, तो ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज ही है, तो ये भी राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो अगर आप कॉपर वायर को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे तो एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक न्यू केमिकल कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो गया, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस the abbreviations represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इनकी जो करेक्ट स्टेट्स क्या हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, उस पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर पे जिस पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, बट यहाँ पे जब वाटर फॉर्म होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में फॉर्म होता है, क्योंकि जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन का टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होगा। ये एक जब भी वाटर जो है वो फॉर्म होता है एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर
टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशंस में वाटर जो फॉर्म होगा वो वेपर्स की फॉर्म में फॉर्म होगा, ठीक है। तो वो गैसियस फॉर्म होगी उस वक्त वाटर की, बाद में वो कंडेंस होकर के हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमें देखना है कि कहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिखा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट वाटर यहाँ पे लिक्विड है, तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर भी गैसियस फॉर्म में ही फॉर्म होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। बाद में इसको कंडेंस करके जो है हम इसको वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बताना है हमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है KClO3, हीट किया KCl एंड O2 में डिकम्पोज हो गया। ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है। देन ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। देन ऑप्शन नंबर 3 है अल्मीनियम प्लस ऑक्सीजन, अल्मीनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रही है, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4 है जिंक प्लस फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट बना रहा है एंड Fe बना रहा है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, Fe को डिस्प्लेस कर दिया है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो ये थे NCERT एग्जाम्पलर MCQ के सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।